गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सतीश कुमार आर्ट्स गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री क्लास 12 का लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर होगा कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एक ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा की खोज सन 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा की गई थी। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था, यानी दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था। उन्होंने, इसका आंसर होगा हड़प्पा। उन्होंने सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। इसका आंसर होगा अशोक। अशोक द्वारा एक प्रचलन कराया गया था शिलालेख का। उसी शिलालेख में 5वां जो शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो प्राप्त होता है वो त्रिपिटक से प्राप्त होता है। इसमें 3 पुस्तकें हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई, यानी जितने भी पिटक है धर्म आपका अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक, ये सभी पाली भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसका आंसर होगा मौर्य वंश। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा और इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी और दोनों पुस्तकों में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। इसका आंसर होगा 13वां, यानी 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। और बताना चाहूंगा अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व में, यानी अपनी सिंहासन पर बैठने, यानी राजा अभिषेक के बैठने के 8वें वर्ष बाद सन 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और उसकी राजधानी तोसली पर कब्जा जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पारसनाथ द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। महावीर द्वारा इसमें 5वां जो जोड़ा गया था वो था ब्रह्मचर्य, यानी महावीर ने एक नया सिद्धांत जो दिए थे वो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 8। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्यों दी गई है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन इसलिए कहा गया क्योंकि समुद्रगुप्त 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है, यानी उसका उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया। इसका आंसर है राष्ट्रकूट। और बताना चाहूंगा एलोरा जो है
एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित है और 30 से 34 तक जैनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जीवक किस वंश के काल में था? जीवक किस वंश के काल में था? इसका आंसर होगा हर्यक वंश। जीवक जो एक राजवैद्य था, जो हर्यक वंश यानी कि बिंबिसार के समय में था। बिंबिसार ने इसी जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। एक और बात बताना चाहेंगे, इसी जीवक को अवंती का जो शासक थे, जो पांडु रोग से ग्रसित थे, उसके इलाज के लिए यानी उसकी सेवा के लिए जीवक को भेजे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से 11 नंबर, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला? ये एरन में मिला था। ये कहाँ से मिला था? एरन में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक की राज्यारोहण तिथि है? अशोक की राज्यारोहण तिथि है, इसका आंसर होगा 269 से लेके 268 ईसा पूर्व। इसका एक और बताना चाहूंगा, अशोक के राजा अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ था और अशोक एक महान शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 13 कहता है क्या? कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? इसका आंसर होगा 78 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर है 78 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बताते हैं। इसका होगा कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और एक आपका संवत चलाया था, यानी कैलेंडर चलाया था, जिसको हम सत संवत के नाम से जानते हैं या कहते भी हैं। और कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से 14 नंबर क्वेश्चन, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर, जानकारी दे देता हूं, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और भारत पर इनका पहला जो आक्रमण था वह 1000 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनी द्वारा सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया और वहां की काफी ज्यादा संपत्ति को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत में आया था। उस समय तुगलक वंश का शासक था। तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक थे। इब्न बतूता द्वारा एक चर्चित पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था रहेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 16, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? इसका आंसर होगा, इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां द्वारा, या कह सकते हैं कि स्थापत्य कला या स्वर्ण युग शाहजहां के समय में ही था, यानी शाहजहां के जो टाइम पीरियड था उसे स्थापत्य स्वर्ण युग कहा गया। और शाहजहां द्वारा बहुत सारी इमारतें बनाई गई थी, बहुत सारे क्या कहते हैं ऐतिहासिक स्थलें बनाया गया था, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे आगरा का किला हो गया, दिल्ली का जमा मस्जिद हो गया। तो शाहजहां द्वारा बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आपका स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। माफी चाहूंगा, 1600 ईस्वी में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी
एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार पत्र प्रदान किया था? यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो थे जहांगीर के शासनकाल में आए थे। जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल बादशाह थे अकबर, और कैप्टन हॉकिंस थे जहांगीर के समय में 1608 या 1609 यानी 1608 ईस्वी में वो जहांगीर के दरबार में आए थे। क्लियर? कब आए थे? 1608 में। और कैप्टन हॉकिंस किस मुगल काल के दरबार में आया था? जहांगीर के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी गुजरात में है। इसी डांडी में गांधी जी की और उनके 79 यानी 79 समर्थकों के साथ एक प्रयास किया गया था, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, जिसे हम लोग नमक कानून भी कह सकते हैं, उसी समय हुआ था। तो डांडी में इन्होंने क्या किया था, पहुंचे थे, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक गए हुए थे। लगभग 324 मील तक ये इन्होंने यात्रा किया था और 24 दिनों तक लिए इन्होंने यात्रा किया था। तो डांडी जो है गुजरात में स्थित है, जो गांधी जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया? इसका आंसर होगा आपका 24 मार्च 1947। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को लाया गया था, और लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही एक आपका इंडिया मतलब भारत की विभाजन को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया था, और लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही भारत का विभाजन हुआ था। ये लगभग आपके जुलाई 1947 में ये प्रस्ताव को रखी गई थी, और फाइनली आपका देखा जाए तो सभी को पता है कि आपका 14 अगस्त 1947 को एक नया मुल्क बनाया गया जिसका नाम था पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क्या, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी अम्बेडकर द्वारा, माफी चाहूंगा, प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण के लिए 7 सदस्यीय एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। मैं इसको रिपीट कर देता हूं। 29 अगस्त 1947 में कि संविधान निर्माण के लिए एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम लोग अंगीकृत किए गए थे, यानी अपनाया गया था। ठीक है, लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ये आंसर है संविधान में। इसका आंसर है संविधान में। इसका आंसर है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? इसका आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान बनाने में लगभग आपके 64 से 65 लाख रुपए भी खर्च हुए थे, और लगभग देखा जाए 100 कुछ दिनों तक बहस भी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में स्थित है, पंजाब, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और किचुन सत्यपाल की गिरफ्तारी के विषय में यानी कि उनके विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजन किया था। 13 अप्रैल को आयोजन किया गया था और बैसाखी का दिन था। इसकी जानकारी जनरल डायर को मिला और जनरल डायर ने बिना सोचे बिना समझे उन पर गोलियां चला दी। इसमें बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी, बहुत सारे हमारे लोग शहीद हुए थे, क्रांतिकारी शहीद हुए थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, इससे भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि। गुड नाइट।